हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है ना किसी बॉडी का, वो प्रोडक्ट होता है किस किस का? मास और वेलोसिटी। यानी उस बॉडी का मास और उस बॉडी की वेलोसिटी को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? मोमेंटम। यानी कि किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? उस बॉडी का मोमेंटम। तो आगे बढ़िए। मोमेंटम मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी। मोमेंटम जो है ना वो क्या मेजरमेंट करता है, क्या मापता है? अमाउंट ऑफ मोशन। यानी कि किसी बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ मोशन कितना है ये पता लगता है किस चीज़ से? मोमेंटम से। और मोमेंटम क्या होता है? उस बॉडी का मास मल्टीप्लाई उस बॉडी का वेलोसिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? मोमेंटम। और मोमेंटम क्या बताता है? अमाउंट ऑफ मोशन। मतलब किसी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मतलब उसका अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है। किसी बॉडी का मोमेंटम कम है, मतलब अमाउंट ऑफ मोशन कम है। कहने का मतलब किसी का मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मतलब वो बॉडी हमें ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। किसी बॉडी का मोमेंटम कम है, इसका मतलब वो हमें कम अफेक्ट कर सकती है। जैसे आपके पास एक टेनिस बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है स्टूडेंट। आप सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से आप वो दोनों बॉल्स है ना किसी के ऊपर जो है इस तरह से हिट करते हो, फेंक के मारते हो, तो क्या होता है? दोनों में से कौन सी बॉल ज़्यादा उस बंदे को अफेक्ट करेगी? जो आपने टेनिस बॉल फेंका और एक क्रिकेट बॉल, दोनों का स्पीड सेम था स्टूडेंट। तो आपका जो क्रिकेट वाला बॉल है वो क्या कर सकता है? उस बंदे को क्या कर सकता है? ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। यानी उसको क्या उस बॉल से क्या लग सकता है? चोट लग सकता है, इंजरी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम क्या है? ज़्यादा है। दोनों का वेलोसिटी तो सेम है। देखिए दोनों का, आपने टेनिस बॉल फेंका, क्रिकेट बॉल फेंका, वेलोसिटी तो दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में है? मास में। जो आपका क्रिकेट वाला बॉल है उसका मास ज़्यादा हो गया तो उसका मोमेंटम भी क्या हो गया स्टूडेंट? ज़्यादा हो गया। क्योंकि मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। इनमें से अगर एक चीज़ भी ज़्यादा हो जाती है ना, इनमें से एक क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है तो आपका मोमेंटम भी क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। आपका टेनिस बॉल का मास कम है, वेलोसिटी देखिए सेम, दोनों सेम वेलोसिटी से थे, तो मास कम है, उसका मास कम है तो मोमेंटम भी कम है। तो समझ में आ रहा है ना? मोमेंटम किस तरीके से बढ़ेगा? किसी बॉडी का मोमेंटम जो है ना किस चीज़ से इंक्रीज होगा? यानी कि उस बॉडी का या तो हमें मास इंक्रीज करना पड़ेगा या वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इनमें से एक चीज़ इंक्रीज कर देंगे तो मोमेंटम उसका ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, एक जो है ना बुलडोज़र है जो क्या करता है? रोड को रोलिंग करने के काम आता है वो बुलडोज़र। उसका देखिए वेलोसिटी जो है ना वो बहुत कम होता है, लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा होता है और वो आपको अफेक्ट बहुत ज़्यादा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका देखिए मास बहुत ज़्यादा आ गया, वेलोसिटी तो उसका कम है लेकिन मास बहुत ज़्यादा, यानी इन दोनों में से एक क्वांटिटी भी ज़्यादा, यानी इनका प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा, प्रोडक्ट मतलब मोमेंटम ज़्यादा। और किसी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा, मोमेंटम क्या करता है? अमाउंट ऑफ मोशन को शो करता है, यानी कि बॉडी कितना अफेक्ट कर सकती है। मोमेंटम ज़्यादा है तो मतलब वो ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है आपको स्टूडेंट। दूसरा, जैसे आपके पास एक गन है, गन में से क्या करते हो? फायर करते हो। तो वो जो गन में से जैसे फायर करते हो, बुलेट होता है, बंदूक की गोली, वो क्या कर सकती है? आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा। उसका मोमेंटम ज़्यादा कैसे हुआ? उसका मास तो देखिए बहुत कम है स्टूडेंट, मास बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा हो गया तो मोमेंटम क्या हो गया? ज़्यादा। क्योंकि मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। वेलोसिटी ज़्यादा, इसका मतलब मोमेंटम ज़्यादा मतलब वो आपको ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। उसका अमाउंट ऑफ मोशन क्या है? ज़्यादा है स्टूडेंट। तो समझ में आ रहा है ना मोमेंटम क्या होता है? तो इस तरह से मोमेंटम को ना साइंस में स्मॉल p से डिनोट करते हैं। p इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या है? किसी बॉडी का मास है। v क्या है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो आप लिख सकते हो p इज इक्वल टू मोमेंटम, m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसके बाद बात करते हैं इसके SI यूनिट की स्टूडेंट। SI यूनिट क्या होता है? देखिए मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। इसके बाद आपको बताना कि जो मोमेंटम होता है ना वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी आपका मोमेंटम है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होती है, इसलिए जो मोमेंटम है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद किसी बॉडी का मोमेंटम जो है ना वो जीरो हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। क्यों? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब उसका मास तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास का मतलब
ये जो बॉडी है इसका मास का मतलब ये किस क्वांटिटी से मिलकर बनी है, किस मटेरियल से मिलकर बनी है। यानी कि कोई बॉडी है तो वो जरूर किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी है, इसका मतलब उसका मास जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और मोमेंटम कब जीरो होगा, जब इन दोनों में से एक चीज़ जीरो हो जाएगी, यानी कि इनका प्रोडक्ट फिर जीरो आएगा, मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इनमें से एक चीज़ यानी मास तो कभी जीरो हो नहीं सकती। जीरो क्या हो सकता है, वेलोसिटी। किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब वो रेस्ट पे है। यानी कि कोई बॉडी जब रेस्ट पे होती है, यानी कि रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, तो मोमेंटम कितना होता है उसका, जीरो। तो आप बता सकते हो इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी विल बी जीरो, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो ये था स्टूडेंट मोमेंटम के बारे में। इसके बाद है स्टूडेंट्स न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है ना, वो आपका किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है और उस बॉडी का जो मोमेंटम है ना, यानी फोर्स और मोमेंटम के बीच में जो लिंक है ना, उसको डिफाइन करता है स्टूडेंट। कैसे, यानी कि हमारे पास टू बॉडीज है ए और बी मान लीजिए, ठीक है, ये ए है ये बी है। ये जो बॉडी है ना, ये लाइटर है ये हैवी बॉडी है स्टूडेंट। दोनों पे हम इक्वल फोर्स लगाते हैं, यानी कि इस पे भी मान लीजिए कि 10 न्यूटन लग रहा है, इस पे भी 10 न्यूटन लग रहा है, इक्वल फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण ये दोनों बॉडी एक्सेलरेट करने लगती है स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन ज़्यादा किस में होगा, जो आपका लाइटर बॉडी है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। जो हैवी बॉडी है उसका उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, यानी कि इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसका वेलोसिटी कम होगा। तो लेकिन दोनों का जो मोमेंटम है ना, P इक्वल टू क्या होता है mv, दोनों का मोमेंटम जो है ना वो सेम रहेगा स्टूडेंट। दोनों का मोमेंटम क्या आएगा, सेम आएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास टू बॉडीज़ है, एक लाइटर बॉडी हैवी बॉडी, दोनों पे इक्वल फोर्स लगाते हैं, तो जो लाइटर बॉडी है उसके अंदर एक्सीलरेट वो ज़्यादा एक्सीलरेट करती है, हैवी बॉडी कम एक्सीलरेट करती है, लेकिन दोनों का मोमेंटम जो है ना वो सेम रहता है। तो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है ना, वो यही बता रहा है, यानी आपका जो फोर्स लग रहा है और जो मोमेंटम है ना, इन दोनों के बीच में जो लिंक है ना, उसको डिफाइन करता है, उसके बारे में बताता है। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, पढ़ते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जिस रेट से चेंज हो रहा है किसी बॉडी का, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट। किसके, टू दी अप्लाइड फोर्स के, यानी कि जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि किसी बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, अप्लाइड फोर्स के। कहने का मतलब स्टूडेंट फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है उसके। इसका क्या मतलब हुआ, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब अगर फोर्स आपने ज़्यादा अप्लाइड किया ना स्टूडेंट, किसी बॉडी पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा स्टूडेंट। कैसे, अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा फास्टली बॉल आ रही है और आपने उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया और वो एकदम से रेस्ट पे आ गई, तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा हुआ है। कैसे स्टूडेंट, बॉल जो है बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही थी, यानी कि बॉल बहुत ज़्यादा फास्ट आ रही थी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी और इसका मोमेंटम भी बहुत ही ज़्यादा था, और एकदम से आपने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो बहुत ही कम टाइम में उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। बॉल जो है रेस्ट पे आ गई, वेलोसिटी जीरो, मोमेंटम जीरो, यानी कि चेंज जो हुआ मोमेंटम में वो कितना हुआ, बहुत ज़्यादा, और कितने टाइम में, बहुत कम टाइम में। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा। कब, जब फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया। वही बॉल अगर बहुत ज़्यादा फास्ट आ रहा, आपने कम फोर्स लगाया तो वो एकदम से रेस्ट में नहीं आएगा, उसको वो स्लो हो गया, यानी कि उसका स्लो हो गया मतलब वेलोसिटी कम हो गया, मतलब मोमेंटम कम हो गया। कब, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कब कम हो गया, जब फोर्स कम अप्लाई किया। तो समझ में आ रहा ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी बहुत ज़्यादा है। फोर्स कम अप्लाई करते हो, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कम है। इसके बाद देखिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो रेट चेंज इन मोमेंटम आ जाता है हमारे पास। तो ये है आपका फाइनल मोमेंटम किसी बॉडी का, ये है इनिशियल मोमेंटम। कैसे, मोमेंटम में देखिए फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है किसी एक बॉडी का, तो मास तो हमेशा सेम रहता है, वेलोसिटी चेंज होती है मोमेंटम में। तो ये मान लेते हैं mv, यानी कि ये मास है उस बॉडी का, ये फाइनल वेलोसिटी। मास और फाइनल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
फाइनल मोमेंटम आ जाएगा माइनस एम यू, एम है उस बॉडी का मास, यू है उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, तो एम यू क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम आ गया। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा जगह कम थी तो नोट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इसका फाइनल मोमेंटम, ये इसका इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम आ जाता है हमारे पास, अपॉन में टाइम का टाइम रख दिया। इसके बाद देखिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, एम बचा क्या, वी माइनस यू अपॉन में टी, और आपको पता है वी माइनस यू अपॉन में टी क्या होता है, देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, एक्सीलरेशन का। तो यहाँ क्या लिख देंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का एम का एम, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ए। इसके बाद देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, एम यानी कि मास है उस बॉडी का, ए यानी कि एक्सीलरेशन है उस बॉडी का। इसके बाद जब भी इस तरह के प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं ना, तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ एक कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ भी करेंगे फोर्स एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के एम ए, और इस के जो कॉन्स्टेंट है ना, इसका ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू के का 1 होता है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि आपका जो फोर्स होता है वो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अनुसार फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि फोर्स इक्वल होता है किसके, मास और एक्सीलरेशन के मल्टीप्लाई के। तो आपका आ गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम क्या है मास है बॉडी का, ए क्या है एक्सीलरेशन है। इसके बाद यहाँ से देखिए स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में ए को अकेला छोड़ दीजिए, एम जो है ना मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एफ अपॉन में एम, यानी कि किसी बॉडी का मास कम है तो उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, मास किसी बॉडी का ज़्यादा है तो वो कम एक्सीलरेट करेगी। स्टूडेंट समझ रहे हो ना, इस फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है कि किसी बॉडी का मास कम है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा, मास ज़्यादा है उस बॉडी का तो वो कम एक्सीलरेट करेगी, एक्सीलरेशन कम। तो ये था न्यूटन्स सेकंड लॉ। और ये जो आपका फॉर्मूला ना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन, इससे आप क्या निकाल सकते हो, 1 न्यूटन फोर्स। तो आपसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो यहाँ 1 कब होगा, जब यहाँ 1 होगा और यहाँ 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या करेंगे, फोर्स 1 न्यूटन कब होगा, जब किसी बॉडी का 1 kg मास होगा, 1 kg मास होगा और वो बॉडी जो है ना उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन होगा कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी कि कोई 1 किलोग्राम मास की कोई बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सीलरेट कर रही है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 1 न्यूटन फोर्स है स्टूडेंट। तो ये था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है इसके कुछ एप्लीकेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है, A cricket player moves his hands backward on catching a fast cricket ball. This is because momentum of fast moving ball is large and when catching the ball, its momentum reduced to 0. So when player moves back his hands on catching, then time taken to reduce the momentum will increase. Thus, due to more time taken, the rate of change of momentum of ball is decreased and hence a small force exerted on the hands of player. देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट, ये तो था जो आपको लिखना है। देखिए क्या था, एक क्रिकेट प्लेयर, कोई भी क्रिकेट प्लेयर होता है ना, वो जब भी देखिए बॉल को कैच करता है ना, यानी कि जब कि भी बॉल को कैच करता है तो वो बॉल को जैसे कैच उसके बॉल जैसे उसके हाथ में आते हैं ना, अपने हैंड्स को इस तरह पीछे की तरफ लेके आता है, ऐसे कैच करता है, यानी बॉल को यहाँ से इस तरह से लेके आके यहाँ जो है कैच करता है। उसका रीज़न क्या होता है स्टूडेंट, उसका रीज़न ये होता है कि वो जब ऐसे करा होता है ना, यानी कि अभी आपने देखा फोर्स न्यूटन का सेकेंड लॉ कि जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अगर यानी कि यहाँ अगर बॉल को वो इस तरह से ना करके बॉल को यहाँ सीधा कैच करेगा, अपने हैंड्स को पीछे नहीं करेगा, तो क्या होगा, इस तरह से रखेगा तो वो बॉल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, क्यों, उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और एकदम से मोमेंटम अगर हैंड्स यही रहेंगे तो एकदम से मोमेंटम 0 हो जाएगा।
यानी कि मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और फोर्स ज़्यादा होगा तो यानी कि उसके हैंड्स पे क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है स्टूडेंट। इसलिए वो क्या करता है, उसके मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है ना उसको, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बढ़ा देता है स्टूडेंट। यानी कि उसका वेलोसिटी तो लास्ट में जीरो होना, मोमेंटम जीरो होना, लेकिन मोमेंटम एक तो धीरे धीरे जीरो होगा और एक एकदम से मोमेंटम जीरो, यानी एकदम से बहुत कम टाइम के अंदर एक तो चेंज हो, यानी कि टाइम अगर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। अगर जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है उसके टाइम को अगर हम इंक्रीज कर दे, टाइम को बढ़ा देना, तो आपका जो फोर्स है ना वो कम हो जाता है स्टूडेंट। फोर्स यहाँ इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसमें टाइम कम लग रहा है ना तो फोर्स ज़्यादा। टाइम कब लगेगा, जब आप बॉल को इस तरह से कैच करोगे, हैंड्स को पीछे नहीं करोगे, तो एकदम से मोमेंटम बहुत कम टाइम में मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एकदम से। तो यानी कि मोमेंटम में चेंज बहुत कम टाइम में होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर आप इस जो चेंज हो रहा है ना मोमेंटम, इसके टाइम को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो ना, तो फोर्स कम हो जाएगा स्टूडेंट। कम इसके टाइम को इंक्रीज कैसे, यानी कि मोमेंटम को एकदम से जीरो नहीं करते, वो हैंड्स को इस तरह से पीछे की तरफ लेके आते हैं। पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम कर रहे हैं, यानी फोर्स को कम कर रहे हैं स्टूडेंट। यानी कि ऐसे करके आ रहे हैं, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं मतलब फोर्स कम लगेगा, इससे उनके हाथों पे जो है चोट नहीं लगेगी स्टूडेंट्स, इसलिए करते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। इसका एक एप्लीकेशन और देखते हैं, यह है सेकेंड एप्लीकेशन इसका। ए हाई जंप एथलीट इज प्रोवाइडेड ए हीप ऑफ सैंड ऑन द ग्राउंड टू फॉल अपॉन। दिस इज बिकॉज व्हेन एथलीट फॉल्स डाउन आफ्टर मेकिंग ए हाई जंप he take a longer time to come to stop. Due to this, rate of change of momentum of athlete is less and a small stopping force act on the athlete and athlete prevent from injuries। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि कोई हाई जंप एथलीट होता है ना, उसको जो है ना सैंड प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि फॉल डाउन होने के लिए जो हाई जंप के एथलीट होते हैं वो क्या करते हैं, दूर से जो है ना उनको रनिंग करके आना पड़ता है इस तरह से, उसके बाद जो है हाई जंप कर दे और फिर ग्राउंड पे फॉल डाउन होते हैं। तो जब वे ग्राउंड पे फॉल डाउन होते हैं ना तो यानी कि उनको इंजरी ना हो, चोट ना लगे, इसके लिए क्या किया जाता है, ग्राउंड पे ना सैंड डाली जाती है, मिट्टी डाली जाती है। किस लिए, ये क्या करती है, ये मिट्टी जो होती है ना, ये क्या करती है, जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है ना उसको, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना उसको कम कर देती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम कर देगी तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी उसको चोट नहीं लगेगी। कैसे, देखिए समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है, क्योंकि एक तो देखिए अगर मिट्टी नहीं होगी तो एकदम से फॉल डाउन होगा, यानी कि एकदम से उसका पहले क्या था, वो मोशन में था, यानी उसकी कुछ हाई वेलोसिटी थी, और हाई वेलोसिटी थी, मोमेंटम भी हाई था, और एकदम से अगर मोमेंटम अगर जीरो हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसमें टाइम अगर कम लगेगा तो देखिए फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। अब जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है ना उसको टाइम को बढ़ा देते हैं। अब जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, अगर वो नीचे वहाँ सैंड रखा हुआ है, सैंड मिट्टी रखी हुई है, तो क्या होगा, एथलीट दौड़ के आएगा, जंप के बाद वो एकदम से उसका मोमेंटम जीरो नहीं होगा। मोमेंटम जीरो होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा स्टूडेंट। क्यों, देखिए जैसे ही आगे गिरेगा तो मिट्टी के अंदर उसके पैर धसेंगे, उसका बॉडी जो है वो मिट्टी के अंदर जाएगा, यानी उसका मोमेंटम क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, यानी मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या होगा, कम, और टाइम कम लगता है तो फोर्स क्या होता है, ज़्यादा। और यहाँ अगर मिट्टी डाल दी हमने तो टाइम जो है वो ज़्यादा, यानी कि फोर्स कम, यानी कि एथलीट को जो है ना किसी तरह का इंजरी नहीं होगा। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।